हैशटैग फ्यूचर टीचर्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया हैं, बेहतरीन है, आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ किसी की जान। अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको चोरी करनी पड़े तो आप किसे चुनेंगे? आखिर क्यों बदल जाती है हमारी सोच? आइए जानेंगे कॉलवर के साथ। मैं पूजा आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स अकेडमी पर। आइए, हमारी थ्योरी क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे कि दिखाई दे रही है। तो ये इसका हिंदी में क्या नेम हो जाएगा? नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके ऑन नेम क्या हो जाएंगे? इंग्लिश में तो एक ही नाम है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। हिंदी में इसके ऑन नेम क्या हो जाएंगे? रूढ़िवादी विकास का सिद्धांत। रूढ़िवादी विकास का सिद्धांत। और क्या क्या हो जाएंगे? और क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? इसीलिए इंग्लिश में ट्राई किया करिए कि इंग्लिश में ही लर्न किया करिए, क्योंकि इंग्लिश में एक नेम होता है और हिंदी में बहुत सारे नेम हो जाते हैं। और क्या बोल देंगे? परंपरागत विकास का सिद्धांत। परंपरागत विकास का सिद्धांत। ये इसको किसने दिया? बताइए जल्दी, किसने दिया इसे? लॉरेंस कोलबर्ग ने। लॉरेंस कोलबर्ग। अपनी इन्होंने किस बुक में दी थी? बुक कौन सी लिखी इन्होंने? बुक लिखी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, या फिर साइकोलॉजी, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़िए ये बुक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या थी इस थ्योरी में इनका? इन्होंने दो दिए। मोरल क्या होता है? सब मोरलिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? यानी कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है? क्या आप बचपन से सीख कर आए थे? आपको स्टार्टिंग से पता था क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत होती है? नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, वो क्या करो, गोद में लिया और उसने क्या कर दिया? टॉयलेट कर दिया। क्या आप ये कहोगे कह रहे इसको अभी नैतिकता नहीं आती? बताओ, टॉयलेट कर दिया, यही सिखाया आपके पेरेंट्स ने आपको? बच्चे से क्या पूछोगे, यही सिखाया है क्या आपने? नहीं। आप क्या करोगे? हंसोगे, अरे मैं जब भी इसको लेता हूँ ये हमेशा ऐसे ही करता है, मेरे ऊपर ही टॉयलेट करता है, और कोई लेता है तब तो ये इतना नहीं करता। और इसी जगह अगर एक बड़ा बच्चा कर दे तो आप क्या करोगे? तो डांटोगे ना उसे कि आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे जाना चाहिए, वॉशरूम कहाँ करते हैं, ऐसे करने लग रहे हो। तो ये क्या है? ये उम्र के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक, इसमें इन्होंने दो बताए। एक बताया हमें डिलेमा, मोरल डिलेमा, और एक क्या बताया? मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक दुविधा। हिंदी में क्या हो जाएगा? नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। ये क्या होता है? आइए समझो। मान लो कि ये एक लड़का है, ये बॉय है भाई एक। अब इसके लिए आया है रिश्ता। घर वाले क्या लेके आए? रिश्तेदार सभी के लेके आते होंगे कि भाई बहुत बढ़िया से हमने लड़की देखी है, बहुत अमीर है, कहते हैं ऐसे ही चूना लगाया जाता है, ऐसे ही पागल बनाया जाता है। तो देखो ये क्या है, ये जो हमारा लड़का है तो ये एक लड़की से प्यार करता है, ये इसका भाई प्यार है। ये एक लड़की है, बहुत सुंदर है, ये इसका प्यार है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि दूसरी तरफ इसके पापा लेके आए हैं एक रिश्ता, इसके लिए रिश्ता लेके आए हैं। और जो हमारी लड़की है वो इतनी सुंदर नहीं है पर बहुत अमीर है। तो इसके पापा क्या कह रहे हैं इस बच्चे से, क्या कह रहे हैं इस लड़के से, भाई तू शादी कर ले, बहुत अमीर लड़की है, बहुत दहेज मिलेगा, हमारी अगर तू नहीं करेगा तो हमारी नाक कट जाएगी, मैं मर जाऊंगा, नहीं तो कर शादी। और इधर ये जो लड़की है वो क्या कह रही है, जो इसका प्यार है वो क्या कह रही है, भाई तुम मुझसे शादी कर, तूने मुझे प्रॉमिस किया था, वरना मैं जान दे रही हूँ।
वैसे इस ज़माने में मिलती तो नहीं है ऐसी लड़कियां जो जान दे दें, और देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कह रही है कि भाई मैं जान दे दूंगी। अब जान जा रही है इधर भी और इधर भी। इधर कौन कर रहे हैं? इधर कर रहे हैं पापा ब्लैकमेल, और इधर कौन कर रही है भाई? लड़की ब्लैकमेल कर रही है कि जान चाहिए, मतलब मैं तो जान दे रही हूँ, नहीं तो कर शादी। अब ये इस लड़को इसको क्या हुआ, अब ये दुविधा में पड़ गया। भाई अगर मैंने इधर शादी नहीं की तो भी जान जा रही है, और अगर इधर शादी नहीं की तो पापा की जान जा रही है, क्या करूं? कि भाई ये जो इधर वाली है, अब ये वैसे सोचेगा कि ये जो इधर वाली है भाई बहुत सुंदर है, जो मेरे बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर होंगे, भाई मेरा प्यार है ये। और इधर क्या है कि लड़की सुंदर नहीं है, पर क्या करूं, अमीर है, लाइफ सेटल हो जाएगी। अगर मैं अभी इस टाइम पे भी कुछ नहीं कर पा रहा, कोई भी बिजनेस खोल लूँगा, लाइफ सेटल हो जाएगी एकदम। प्यार तो एक बार को फिर हो ही जाता है, पहले पैसे ज़रूरी हैं। तो ये क्या है, ये दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं मैं, कौन सा रास्ता चुनूं। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, अगर आप होते तो क्या करते। लड़की है एक तरफ, अपना प्यार है, बहुत सुंदर है, दूसरी तरफ एक लड़की है बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, पर इतनी सुंदर नहीं, एवरेज एवरेज। तो आप कैसे चुनेंगे? जल्दी जल्दी बताओ। और दूसरी तरफ क्या है, नैतिक तर्कना। ये क्या होता है कि मान लो हम एक फाइनल स्टेज पर एक हमने एक्शन ले लिया, हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हाँ भाई ऐसा, जैसे कि मान लो कि अगर इसने इससे शादी की कि तो ये एक उस पर कंक्लूजन पे पहुंच गया कि हाँ भाई मैं अपने प्यार तो प्यार ही है मेरा, पैसों का क्या है, हम दोनों मिलके कमा लेंगे, दोनों फाइट करेंगे, आगे मिलके कमा लेंगे। तो एक हो गया। या दूसरी तरफ क्या हुआ कि भाई पापा ज़रूरी हैं, पाला है, पोसा है, पैदा किया है, अगर यही नहीं होते, पेरेंट्स के लिए इतना नहीं कर सकता, उनको एक बहू नहीं दे सकता, तो क्या करूँगा। और ऊपर से लाइफ भी तो सेटल हो रही है, अमीर भी तो है, ज़िंदगी भर मस्त खाना है, कमाने से कोई फिर मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अगर एक हम कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, एक कोई हम एक्शन ले लें, क्या ले लिए, एक्शन ले लिया हमने कोई एक, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रीजनिंग हो जाएगी। ठीक, तो आइए हम आपको एक स्टोरी और सुनाएंगे, हिंज की कहानी सुनाएंगे हम आपको। तो हिंज की कहानी भाई क्या है कि एक लड़का है हिंज, अब उसकी जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एकदम मरने वाली पोजीशन है उसकी। डॉक्टर बोल रहा है ये बच जाएगी, सिर्फ एक इंजेक्शन लगेगा, एक ड्रग दिया जाएगा, उसे दवाई दी जाएगी और उससे ये सही हो जाएगी। तो जो मेडिकल है सिर्फ उसी पर ये मिलेगी, तो आप जाकर ले आओ भाई। ठीक, अब वो गया मेडिकल के पास। अब मेडिकल वाले ने क्या बोला कि मैं इसका 10 गुना, अब उसके पास सिर्फ एक इंजेक्शन बचा है मेडिकल वाले के पास। अब वो क्या सोच रहा है कि 2 लोग आ गए भाई उसके पास कि उसको चाहिए उसको चाहिए, तो अब वो क्या कह रहा है कि मैं 10 गुना दाम पर दूंगा। कितने दाम पर दूंगा? 10 गुना दाम पर दूंगा। तो हिंज क्या कह रहा है, भाई मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत बीमार है और मुझे ये चाहिए ना उसे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मुझे जो उसका ओरिजिनल रेट है उस पर बता दे। तो वो कह रहा है मेडिकल वाला कि नहीं। अब गलत तो मेडिकल वाला भी कर रहा है, 10 गुना दाम पे मांग रहा है, पर हिंज के पास इतने रुपए नहीं है। तो बताओ आपको हिंज को क्या करना चाहिए। एक तरफ उसकी वाइफ है और एक तरफ उसकी लाइफ है, यानी कि अगर उसने चोरी की तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद, पूरे जब तक ज़िंदगी भर तक जेल में जाएगा, और अगर उसने चोरी नहीं की तो उसकी वाइफ मर जाएगी। तो वाइफ या लाइफ, आपके अकॉर्डिंग ये बताइए मुझे कि किसे चूज करना चाहिए, खुद को या वाइफ को। तो ये जो हमारे लॉरेंस कोलबर्ग हैं, इन्होंने क्या किया कि बच्चों को लिया, क्योंकि सभी ने, आप चाहे प्याजे की देख लो, वाइगोस्की की देख लो, सभी स्टेज की बात करते हैं कि सभी में स्टेज दे रखे होते हैं। तो यानी कि बच्चों के जो स्टेज हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने लिए बच्चे, लॉरेंस कोलबर्ग ने। और क्या किया कि सभी बच्चों को कहानी सुनाई, अलग अलग ग्रुप के बच्चों को लिया और सभी से कहानी सुनाई कि बताओ क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या सोचते हैं बच्चे। अब इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने 3 लेवल लिए
और 6 स्टेज ली। अलग अलग ग्रुप के बच्चे ले लिए भाई कि सबको कहानी सुनाएंगे मस्त। अब ये जो है, आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या है। ओके, तो आप क्या कह रहे हो, चोरी करनी चाहिए? अगर चोरी करनी चाहिए तो फिर तो क्या करेंगे लोग बाग, सभी के सभी जिसको जो भी चाहिए, तो कमाने से मतलब नहीं है, फिर तो चोरी कर लो, फिर तो सभी के सभी चोरी कर लेंगे। तो क्या चोरी करना सही रहेगा? चोरी करना सही है? और अगर वाइफ को बचाना चाहिए, और अगर वाइफ को नहीं बचाना चाहिए, मतलब मर जाने देना चाहिए, तो ये कौन सी बात होती है? वाइफ को सही करना, उसकी हिफाजत करना, सेफ्टी करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर ये नहीं बचाएगा अपनी वाइफ को, तो कौन बचाएगा? किसकी जिम्मेदारी है भाई? फंस गए ना, पड़ गए ना डिलेमा में। तो आइए देखो क्या करते हैं आगे, हिंज देखते रहिए। हाँ, तो ये क्या है, मोरल आपका डिलेमा और रीजनिंग पता चल गया क्या होता है। तो हमारा लेवल 1 कौन सा हो जाएगा? डिलेमा एंड रीजनिंग। ओके, दोबारा। तो हमारा क्या है, हाँ, इन्होंने एक आलोचना क्या थी भाई इन्होंने, कि ये जेंडर बायस थ्योरी थी। क्या थी? जेंडर बायस थी। जेंडर बायस का क्या मतलब है कि इन्होंने सिर्फ मेल को ही प्राथमिकता दी थी, ओनली मेल को ही लिया था, फीमेल को नहीं लिया। भाई सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, लड़के अलग सोचते हैं, फीमेल अलग सोचती हैं। लड़के क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, जो बॉयज़ हैं वो क्या सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं। और जो फीमेल होती हैं वो कैसी होती हैं, इमोशनल होती हैं, केयर करती हैं, केयरिंग होती हैं भाई। अब जो लड़के हैं वो क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, एक वाइफ है, मर गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। और इसी जगह जो फीमेल हैं वो क्या कहेंगी, अरे भाई बचाना चाहिए, और कौन ही फिर साथ देगा, ये कौन सी बात होती है कि अपनी लाइफ के बदले वो भी नहीं करो। मान लो मैं सुनाती हूँ आपको एक और कहानी। तो उसमें क्या है कि मान लो घर में आ गया चोर, चोरी करने आ गया आपके घर में। अब अगर आदमी को वो चोर पकड़ लेता है, मतलब जो मैन है, जो घर का ओनर है, उसने चोर को पकड़ लिया, वो क्या करेगा, उस चोर को बहुत कूटेगा, बहुत मारेगा, और बांध लेगा कि चलो पुलिस को बुलाते हैं और कंप्लेन करते हैं। फिर वो चोर क्या कर रहा है, अपनी भाई कहानी सुना रहा है आपको कि भाई मेरी तो मजबूरी थी, मेरे बीवी बच्चों को 2 दिन से खाना नहीं मिला है और पैसे भी नहीं कमा पा रहा, मेरी जॉब छूट गई है, अब मुझे तो चोरी करनी पड़ेगी उनको खिलाने के लिए, भूखे मर रहे हैं मेरे बच्चे। अब जैसे उसने ये कहानी सुनाई तो जो फीमेल हैं वो क्या हो जाएंगी, इमोशनल हो जाएंगी। अब वो क्या कहेंगी कि अरे बेचारे को कोई बात नहीं, चोरी तो अब नहीं कर पाया, हमने पकड़ लिया तो इसको जाने देते हैं, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। इसी जगह वो क्या कहेगा, नहीं चोरी करना गलत बात है। मैन क्या बोले, अब मेल क्या बोलेंगे, नहीं चोरी करना गलत बात है, उसने किसके घर में चोरी की है भाई, ये तो देखो, दिखाते हैं सिग्मा मेल, किसके घर में इसने डांगा डाला है, मैं तो भेजूंगा पुलिस को, पुलिस के पास जेल भेज दूंगा इसको। तो क्या हो जाता है, फ़र्क आ जाता है हमारे कि किस पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं। मेल और फीमेल से फ़र्क होता है और डिसीजन में फ़र्क पड़ता है आपके। तो इसकी ये कैरोल गिलिगन ने क्या दी थी आलोचना, कि ये जेंडर बायस थ्योरी थी, सिर्फ मेल ही मेल को लिया था, फीमेल को इंक्लूड नहीं किया था इन्होंने। और क्या था कि कल्चरल डिफरेंस भी होते हैं आपके, जो साउथ वाले होते हैं वो अलग सोचते हैं, ईस्ट वाले अलग सोचते हैं, सभी उनसे फ़र्क पड़ता है ना। हमारे इंडिया में कैसे लोग होते हैं, थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, सोचते हैं। इसी जगह आप अमेरिका वगैरह में चले जाओ, वहाँ की थिंकिंग अलग होती है, पर्सपेक्टिव सभी का अलग अलग होता है। ठीक, इन्होंने इग्नोर कर दिया जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस थे, नहीं लिया। अब हमारी लेवल 1 हो जाएगी। लेवल 1 कौन सा था हमारा, प्री कन्वेंशनल। कौन सा हमारा, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व परंपरागत। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने 4 से 10 साल तक के बच्चे लिए, कि भाई 4 से छोटी एज के क्यों नहीं लिए, जितने भी बाकी और जो थे वो कब से बात कर रहे थे, वो कर रहे थे बर्थ से बात। और इन्होंने कब से लिए, अप्रोक्स 4 से लेके, कब से लिए, अप्रोक्स 4 से लेके 10 साल तक के इसमें बच्चे लिए, इस वाली लेवल में।
तो इन्होंने बर्थ से क्यों नहीं लिए जैसे बाकी सबने लिए? सोचा है आपने? तो हमें नैतिकता कब से आती है ये बताइए। नैतिकता हमें कब से आती है? तो नैतिकता हमें 3-4 साल से स्टार्ट हो जाती है आना। उससे पहले क्यों नहीं आती भाई? उससे पहले तो हमें खुद का ही होश नहीं होता बच्चे को कि वो क्या कर रहा है, किसी के ऊपर भी सुसु पोटी कर दे रहा है। जब बच्चा दूध पी लेता है तो बाद में क्या करता है, वॉमिट कर देता है, उसको निकाल देता है थोड़ा सा। क्या वो सोचता है कि अगर मैं मिनिस्टर की गोदी में हूँ कि मम्मी की गोदी में हूँ, कोई भी लेगा वो तो हर एक के ऊपर कर देगा। और इसी जगह जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, क्या तब वो कर देगा? तब तो हर कोई बुरा मान जाएगा कि ऐसे कैसे कर दिया इसने, आपने इतना भी नहीं सिखाया अपने बच्चे को। और इसी जगह जब वो छोटा बच्चा रहेगा तो क्या कहेंगे, हंसेंगे कि अरे भाई मैं जब भी इसको लेता हूँ ये हमेशा ऐसे ही करता है, मेरे ऊपर सुसु कर देता है। ठीक, तो हमारी इसमें स्टेज 1 कौन सी हो जाएगी? स्टेज 1 है हमारी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सजा और आज्ञा। बच्चा क्यों बात मानता है इसमें? सजा की डर की वजह से बात मानता है इसमें बच्चा। यानी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे पेरेंट्स आके मुझको पीट देंगे, पिटाई कर देंगे। अब ये तो आपने सभी ने देखा होगा कि जब हम छोटे छोटे थे तो कोई रिलेटिव आया और भाई उसको नमकीन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह देते हैं, हम चाय या नमकीन बिस्किट ये सब देते हैं, मिठाई वगैरह दे दी। अब हम क्यों साइड से यूँ करके खड़े हो जाते हैं? हम क्यों खड़े हैं साइड से? हमारी नज़र कहाँ है? उन बिस्किट नमकीन के ऊपर है कि कब वो जाएगा और कब टूट के पड़े। आप सभी ने किया था? जल्दी बताओ कमेंट में, ऐसा कौन है जो यही इन सब पे रहता था कि अरे कब रिश्तेदार जाएं और कब मैं इनको खाऊं। बहन भाइयों में पता चला झगड़ा हो गया सबसे पहले कि ये बिस्किट मेरा, ये इतना पार्टीशन, प्रॉपर पार्टीशन। तो बच्चा साइड से क्यों खड़ा है? क्यों उनके साथ जाके नहीं खा रहा? क्योंकि पता है कि अगर उनके साथ जाके उन्होंने खाया तो क्या होगा कि पेरेंट्स मारेंगे बाद में कि तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई, तुझे क्या हम भूखा रखते हैं, खाने के लिए नहीं देते, जो तूने रिश्तेदारों के आगे ऐसे नाक कटा दी, भुक्कड़ की तरह उस पर पड़े खाने के लिए। क्या हम तुझे खाना नहीं देते? वो क्या सोच रहे होंगे रिश्तेदार। तो बच्चा क्यों साइड से खड़ा है? क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अगर मैंने जाके ऐसे तुरंत खाया तो पिटाई लग जाएगी, मारेंगे मेरे घर वाले। अब वो क्या कर रहा है, जो बच्चा है वो क्यों पैर छू रहा है? जैसे ही रिश्तेदार आए क्यों ऐसे यूं करके नमस्ते कर रहा है, क्यों पैर छू रहा है? क्योंकि पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे घर वाले मारेंगे, कि क्या सोचेंगे ये कि तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं है, तुमने पैर ये छूना आदर करना नहीं सिखाया। तो क्या करना है कि भाई पेरेंट्स ना मारें या और कोई ना मारे तो क्या है कि भाई मैं बात मानूंगा। तो किसकी वजह से बच्चा बात मान रहा है? वो मान रहा है सजा की डर की वजह से, ताकि उसे क्या ना हो, पनिशमेंट ना मिले। आज्ञाकारी वो क्यों है? क्योंकि उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारी, नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, और हिंदी में क्या हो जाएगी, साधनात्मक सापेक्षता। भाई इसका क्या मतलब है? इसको हम बोल सकते हैं टेट फॉर टैट वाली अवस्था। इसका क्या मतलब है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। भाई मैं तेरे साथ अपने टॉय शेयर करूंगा अगर तू मेरे साथ अपना लंच शेयर करेगा। जैसे दो बच्चे गए, एक क्या लेके आया, एक पास्ता लेके आया, एक सैंडविच लेके आया। अब पास्ता वाले को सैंडविच भी खानी है और ये सैंडविच वाले को पास्ता खाना है। तो अब वो क्या कहेगा, भाई मैं तुझे अपना पास्ता दूंगा लेकिन आधी सैंडविच तुझे मुझे देनी होगी। या फिर क्या है कि मैं अपने टॉयज तुम्हारे साथ शेयर करूंगा अगर तुम अपनी ये चीज़ मुझको दे दोगे। अब चाहे आप खुद भी क्यों ना बच्चे को अभी मान लो चॉकलेट दिला के लेकर आओ और मांग के देख लो बच्चे से, आपको दे दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ उसके हाथ में देनी पड़ेगी कि ले भाई तू ये ले ले और ला दे। बच्चा क्या करता है, लेन देन एक्सचेंज वाला ऑफर इसमें रहता है। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, ये क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज वाले जो कीवर्ड्स होते हैं मेन जो हमारी टेक्स्ट बुक में होते हैं वो कैसे होते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज। जैसे कि एग्जांपल, यू ब्रोक पेन,
आई ब्रेक योर पेंसिल। वो वाली बात है कि जैसे कि एक ने हमारे उस पे क्या किया, नोटबुक पे पेन चला दिया। अब हम क्या सोच रहे हैं कि कब ये जाए या टीचर जाए और हम इसकी पूरी की पूरी ऐसे कर दें, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो बदला लेकर रहूँगा। बदले वाली भावना रहती है कि अगर इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी तो मैं इसकी नोटबुक फाड़ दूंगा जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। कि अगर इसने मेरे एक थप्पड़ मार दिया तो इसके तो मैं मारूंगा, मैं चुप कैसे बैठ जाऊं। ठीक, तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सी है हमारी लेवल, कौन सा हो जाएगा, सेकंड लेवल। कौन सा हो जाएगा, कन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत। तो इसमें क्या है, इसमें हमारी एज होगी 10+, यानी कि 10 से 13 अप्रॉक्स मान सकते हैं हम कि ये हमारी एज रहने वाली है। इसमें बच्चे के लिए सबसे ऊपर होता है लॉ, कि समाज ने जो भी किया है वो हमारे लिए किया है, तो हमारे बेटरमेंट के लिए लिया है। जो समाज है वो सबसे ऊपर है, कि कुछ हो रहा है तो होने दो, लेकिन समाज ने जो सही और गलत बताए हैं हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें ब्रेक नहीं करने हैं रूल्स, क्योंकि समाज ने वो हमारे लिए ही बनाए हैं। इसमें जो हमारी लेवल है, क्योंकि हर एक स्टेज में, हर एक लेवल में 2-2 स्टेज हैं, तो कौन सी हो जाएगी अब हमारी स्टेज हो जाएगी 3। कौन सी है, गुड बॉय गुड गर्ल। अब बच्चे को क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उसको वो क्यों कर रहा है ये सब, अच्छा सुनने के लिए, खुद के बारे में अच्छा सुनने के लिए, कि मैं पढ़ूंगा। और क्यों पढ़ूंगा, ताकि रिश्तेदार कहें कि अरे आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, मम्मी पापा कहें कि अरे भाई तू बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ता है। वो क्या, किसका भूखा है, खुद की तारीफ सुनने के लिए भूखा है, कि मुझे बोलो मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि मैं अब क्या कर रहा है, पहले तो बच्चा किस डर से शांत बैठा है, यूं करके शांत क्यों खड़ा था, बच्चा क्यों नहीं खा रहा था, क्योंकि उसको कहीं मम्मी पिटाई ना लगा दें। लेकिन अब बच्चा शांत क्यों खड़ा है, क्योंकि वो चाहता है कि रिश्तेदार और पेरेंट्स क्या बोला है, भाई हमारा तो अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है। अब वो खुद की वजह से, खुद के रूल्स एंड उनकी वजह से वो खड़ा है शांत, ताकि बोले कि ये अच्छा है। अब वो खुद से ग्रीटिंग कर रहा है, खुद से पैर छू रहा है, खुद से नमस्ते कर रहा है। और क्यों कर रहा है, ताकि बोले कि भाई आपने तो बहुत कुछ सिखाया है, आपका बच्चा तो अच्छा बच्चा है। कहते हैं जैसे कि जब बच्चा कुछ भी ड्राइंग वगैरह कुछ बना के लेके आया, बहुत एक्साइटेड हो, देखो मम्मा मैंने ना ये बनाया, तो मम्मा क्या कहती हैं, भाई तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। अब वो क्या होगा, और मोटिवेट होगा और अच्छी ड्राइंग बनाने को सोचेगा कि मैम और मम्मी और सब बाकी सब मेरी तारीफ करें। अब बच्चा खुद से क्यूरियस होके और खुद से मोटिवेट होके कुछ कर रहा है, ताकि वो सुने अपनी तारीफ कि हाँ मैं अच्छा हूँ। आपने तो बड़े होके भी वो देखा होगा, जो क्या करते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं पर्सन, के मेरी तारीफ करो मैं अच्छा हूँ, खुद को जो मिरर में देखते रहते हैं बार बार कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट वर्ड होते हैं, ये जो मैंने पीडीएफ में डाले हैं आपके, ये देखते रहा करिए डायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, स्टडिंग हार्ड टू शो ऑफ टू रिलेटिव्स। वो सिर्फ उतना ही दिखाना चाहेगा जितने में उसको तारीफ मिले बच्चे को। नेक्स्ट हमारा स्टेज कौन सा है, स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था। अब बच्चा क्यों बात मानेगा, लॉ की वजह से। उसको ये डर नहीं है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी या कुछ और मिलेगा, वो बात मानना चाहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग समाज सबसे ऊपर है, कि समाज ने जो गलत बताया है वो गलत है और जो सही बताया है वो सही है, और समाज ने ये हमारे लिए बनाया है तो हमें ये मानना चाहिए। अगर किसी की जान जा रही है तो चली जाए, लेकिन लॉ को नहीं तोड़ना है। अब ये जो हिंज वाली स्टोरी थी, वो क्या बोल रहे हैं इसमें, बच्चा क्या बोल रहा है इसमें, कि अगर उसकी वाइफ मर रही है तो भले मर जाए, लेकिन चोरी नहीं करनी है। चोरी करना गलत बात है, सबको यही सिखाया है ना बचपन से कि चोरी करना गलत बात है, तो फिर ये सही कैसे हो जाएगी। यानी कि अगर आप मान लो ट्रैफिक लाइट है, कि लाइट जो रेड लाइट है आपकी, आओ दिखाऊं मैं, तो मान लो कि ये हमारी रेड लाइट है,
अब रेड लाइट तो ब्रेक नहीं करनी चाहिए भाई, तो ये क्या कह रहा है बच्चा कि लाइट को ब्रेक नहीं करते। अब अगर किसी की जान जा रही है तो बेशक चली जाए, पर लाइट जब तक ये ग्रीन ना हो जाए तब तक ये क्या नहीं करना, तब तक जाना नहीं है, चाहे मर जाए भले कोई। लॉ सबसे ऊपर है, लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ आया? सबसे ऊपर है लॉ इसमें। हमारी लेवल 3 क्या हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। अब इसमें क्या है, इसमें आ जाएंगे अडोलसेंस वाले बच्चे। अब ये बताइए, मुझे एक इससे क्वेश्चन याद आया कि जो स्टेनले हॉल है उन्होंने क्या बोला था अडोलसेंस को, जो स्टेनले हॉल थे, कमेंट करके आप बताएंगे, आपके लिए ये होमवर्क है। तो ये जो अडोलसेंस वाले बच्चे आ जाएंगे इसमें 12 से 18 तक के या 13 से 19 तक के ले लो। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चों को लॉ एंड ऊपर उससे उठ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर उठ के बड़े हो जाएंगे, सोचने लग जाएंगे। अब वो सब होगा वो उनके खुद के पर्सपेक्टिव, खुद के नज़रिए से होगा। लॉ से ऊपर आ गए अब बच्चे कि भाई जो अगर ऐसा है तो क्यों है, समाज ने अगर ऐसा नियम बनाया तो क्यों बनाया, क्या ये सही है या गलत है, अब इस पर सोचने लग जाएंगे। इससे पहली वाली स्टेज में क्या हो रहा था कि बच्चे खुद से नहीं सोच रहे थे कि ये सही है या गलत, उनके अकॉर्डिंग अगर ये समाज ने बना दिया तो ये फाइनल है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें खुद की तर्क देने लग जाएंगे, खुद की सोच से सोचने लग जाएंगे भाई कि क्या सही है और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आओ इसके 2 स्टेज देखें। स्टेज 5 फिर हमारी कौन सी हो जाएगी, स्टेज 5 हो जाएगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। इसमें क्या है कि अगर कोई गलत है, हमारा अगर कोई रूल गलत है तो क्या कर दो, उसको चेंज कर दो। चेंज करने का क्या मतलब है, मान लो कि आपकी रेड लाइट हो रही है, आप फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहे हो, किसी का हो जाता है एक्सीडेंट या एकदम अचानक क्या हो गई, उसको किसी को नीड हो गई, किसी की लाइफ जा रही है, लाइफ वाली सवाल है, तो आप क्या करोगे, उसको ये देखोगे कि अरे भाई अभी ये रेड लाइट है तो रेड लाइट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जो हमारी रेड लाइट है ये क्या है, हमें ब्रेक नहीं करनी, चाहे किसी की जान चली जाए, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देनी है, क्योंकि हम तो भाई रेड लाइट के आगे खड़े हैं, तो हम साइड में इधर उधर कैसे मूव हो जाएंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे कि भाई रेड लाइट को तोड़ो, जो हमारे रूल्स हैं उनको ब्रेक करो और जाओ जल्दी किसी की लाइफ को बचाओ। जो हमारे अनुबंध होते हैं, ये जो फिक्स हमें कर देते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये बाद में आते हैं, पहले क्या आ जाएगी, लाइफ आ जाएगी। अब जैसे जो हिंज की कहानी थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये जो बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई कर ले चोरी, जान जा रही है यहाँ किसी की, और तुझे सिर्फ ये पड़ी है कि चोरी करना गलत बात है, तो यानी कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है चोरी से। यही कह रहे हैं ये वाले बच्चे, और आप क्या कह रहे हो, आप बताओ मुझे, आप क्या कह रहे हो। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर कोई रूल बेकार है, हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो क्या कर दो, उसको चेंज कर दो रूल को। लास्ट वाली 6 हमारी स्टेज कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिकता। ये क्या हो सकती है, ये हो जाएगी सभी के लिए क्या अच्छा है, हमारे अकॉर्डिंग सभी के लिए क्या अच्छा है, यूनिवर्सल के लिए। अब जैसे कि पहले जो अंग्रेज ने कुछ नियम बनाए थे, फिर हमारी सरकार ने क्या किया कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं है तो भाई उनको चेंज कर दो। अब जैसे कि अगर हम भगत सिंह की बात करें तो जो अंग्रेज थे उस टाइम पर उनके लिए भगत सिंह क्या हो गए, उनके लिए वो देशद्रोही हो गए, भाई बगावत की उन्होंने, देशद्रोही हो गए। लेकिन हमारे लिए क्या किया, अगर हम अपने बेसिस पे बात करें तो हमारे लिए वो कौन है, हमारे लिए उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी के ऊपर,
और देखेंगे कि ये कैसे कैसे एग्जाम में आता है। अब तो सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आने लग गए, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अभी भी आपने अगर तैयारी नहीं की है ना बेटा, जग जाओ, पढ़ने लग जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है। यूपी टेट आ रहा है, आ गया है एक्चुअली। आओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड थिंक इफ यू शेयर योर लंच विद मी आई विल शेयर माई टॉयज विद यू। बच्चा किसकी बात कर रहा है, एक्सचेंज की बात कर रहा है। क्या अगर तुम मेरे साथ लंच शेयर करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ टॉयज शेयर करूंगा। कौन सी स्टेज में आएगा, इसमें है ऑप्शन स्टेज 1 पनिशमेंट। तो क्या वो पनिशमेंट के डर से ऐसा कुछ कर रहा है, क्या उसको कोई पनिश कर रहा है यहाँ पे, क्या अगर मैं लंच और शेयर नहीं करूंगा तो टॉय शेयर नहीं करूंगा तो यहाँ कोई मुझे पनिशमेंट देगा? नहीं, पनिशमेंट की तो बात हो ही नहीं रही है। सेकंड क्या कह रहा है, स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। तो क्या है इसमें कि बच्चे की एक्सचेंज वाली भावना कैसी है, इसमें एक्सचेंज वाली भावना, टिट फॉर टैट वाली भावना, कि मैं तेरे साथ वैसा ही करूंगा जैसा तुम मेरे साथ करोगे। मैं लंच शेयर करूंगा अगर तुम मेरे साथ टॉय शेयर करोगे। थर्ड क्या है ऑप्शन हमारा, स्टेज 3 गुड बॉय, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। वो इसीलिए शेयर कर रहा है क्योंकि मैं अच्छा लड़का हूँ। अगर मैं अच्छा लड़का हूँ तो फिर बदले में एक्सचेंज में क्यों मांग रहा हूँ। हमारी लास्ट वाला क्या कह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या ऐसा कानून में लिखा है कि तुम अगर मेरे साथ टॉय शेयर करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ लंच शेयर करूंगा? क्या हमारा ये कानून है, फिक्स है कि हमें सिर्फ तभी शेयर करना है जब कोई हमारे साथ शेयर करे? तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यानी कि एक्सचेंज वाली भावना हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी डज एन इंडिविजुअल फॉलो सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल इवन इफ दे कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। पढ़ो हिंदी में। कोलबर्ग के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति स्वयं के द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, भले ही वे कानून के खिलाफ क्यों ना हो? यानी कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, खुद के जो वैल्यूज है, हमारे खुद का जो एथिकल है, जो हमारा खुद का नजरिया है, चाहे कानून के हिसाब से वो गलत क्यों ना हो, लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग सही करेंगे। अगर हमारे लिए किसी की जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय रूल के, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग सही है हम वो करेंगे। आओ देखो ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर था कि सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को रखना है। और स्टेज 5 में क्या था, सोशल ओरिएंटेड। 6 में क्या था, यूनिवर्सल एथिकल, यूनिवर्सल एथिकल वाला। और स्टेज 3 में क्या था, गुड गर्ल गुड बॉय, गुड गर्ल गुड बॉय। तो इसमें क्यों कर रहा है वो, इसमें वो कर रहा है ऑप्शन सी यूनिवर्सल एथिकल, सार्वभौमिक के लिए, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग सभी के लिए ये चीज़ सही है तो मैं वही कर रहा हूँ, खुद को टॉप पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोलबर्ग्स स्टेजेस। क्या सही है कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो उसके स्टेज हैं? पढ़ो ऑप्शन। स्टेजेस आर आइसोलेटेड, ये सभी जो स्टेज थे वो अलग अलग थे? नहीं, खुद पर डिपेंड थे। पहले एक वाली स्टेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टेजेस आर यूनिवर्सल एंड फॉलो अ फिक्स्ड सीक्वेंस, कि ये सभी फिक्स है, यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि सभी के लिए अप्लाई होता है। और ये फिक्स सीक्वेंस है कि इस लेवल के बाद ये वाला लेवल आएगा, फिर ये वाला लेवल आएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस डिपेंड ऑन कल्चर ओनली, कि क्या ये कल्चर पे ही डिपेंड था? नहीं, इसमें इनफैक्ट इनकी आलोचना क्या थी कि इन्होंने कल्चर डिफरेंस को तो लिया ही नहीं था, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस आर रैंडम, ये सभी रैंडम थे कि कहीं से कोई भी उठा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या हो जाएगा, क्या ये आइसोलेटेड थे? नहीं, समाज में से उठाए गए थे बच्चे और उन्हीं को स्टोरी सुनाई थी, फिर उनसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन।
नेक्स्ट कह रहा है द स्टोरी यूज्ड बाय कोलबर्ग टू इवेलुएट मोरल रीजनिंग इज नोन एज। तो क्या हो जाएगा, क्या उसने पेवलव, जो पेवलव्स डॉग था, जो पेवलव ने दी थी, क्या इसमें वो स्टोरी थी क्या? नहीं थी। सेकंड है हिंज डिलेमा। क्या ये सुनी सुनी लग रही है आपको? अभी हिंज की कहानी सुनाई थी कि क्या दुविधा थी उसकी, कि वो चोरी करे या फिर अपनी वाइफ को बचाए, मतलब वो चोरी करे या ना करे चोरी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, एट विच स्टेज डू इंडिविजुअल बिलीव दैट लॉज कैन बी चेंज्ड इफ दे डोंट सर्व द सोसाइटीज नीड्स। कि अगर वो समाज की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं करते हैं तो रूल को चेंज कर दिया जाना चाहिए। कौन सी स्टेज थी और कौन सा लेवल था, पहले ये बताइए कि ये लेवल कौन सा है और स्टेज कौन सी है, और नाम बताओ उसका जल्दी जल्दी। तो कौन सा कह रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाली? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर क्या था कि समाज ने हमारे लिए रूल बनाए हैं तो ये बस फिक्स्ड है और इन्हीं को हमें मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। समाज के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जो उनके बेहतर के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करिए। अगर वो उनमें प्रॉब्लम है नीड में, वो हमारी सोशल की जो नीड है उनको अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो क्या कर दो, उन्हें चेंज कर दो। सही सा लग रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेज 2 सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि स्टेज 2 हमारी कौन सी थी, एक्सचेंज, टिट फॉर टैट वाली। कि क्या हमें एक्सचेंज ऑफर वाला करना चाहिए, कि जब अगर हमारे लिए क्या है कि हमें लंच तभी शेयर करना है जब तुम हमारे साथ टॉय शेयर करोगे। नेक्स्ट क्या है, स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली, कि भाई पनिशमेंट की डर की वजह से यहाँ कुछ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आप बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी रही, कैसा ये सेशन लगा आपके लिए, यूज़फुल रहा या नहीं। फिर मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू।